महर्षि वाल्मीकि जी को नमन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, और हमारे बीच में हमारी गेस्ट डॉक्टर राधा वाल्मीकि जी जो नैनीताल से आई हैं उनको, और हमारे बीच में श्रद्धेय हमारी आज की अध्यक्षा ढिगान जी, भीमरतन सपन बोध जी, सुषमा बोध जी, मंजू गौतम जी, ममता अम्बेडकर जी, हमारी बिटिया लक्ष्मी बोध, और समाज के तमाम शीलवान गुणवान और सभी मेरे लिए एक से एक कीमती अनमोल डायमंड, सबको जय हिंद। अभी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या भाई बता रहे थे। अब तो सही माने में अभी हमारी जो गेस्ट थी उनकी भी आंखों में आंसू थे। भाई राहुल बोध, उसकी भी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरी उम्र और जो मैंने देखा है, जो समाज की दुख पीड़ा देखते देखते अब तो मेरी आंखों के आंसू ही सूख गए। अब आंखों में आंसू आते ही नहीं। कभी हो सकता है आप लोगों की बदौलत यदि आंसू आए मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू होंगे आपके कारण। वो आपके हाथों में है कि आप खुशी के आंसू दे सके तो दे के जा सकते हो। तो अभी एक तो मैं सब स्टूडेंट्स लोगों को, उनके पेरेंट्स और समाज के जो बाकी हमारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन ही भीम बालक का करेक्ट 1900 में एडमिशन हुआ। हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे जब खुले पहली बार, तो अपने में बहुत बड़ी बात है। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी जो चर्चा कर रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट विनती है कि उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो आपस में चर्चा करनी बंद करें। ये हो सकता है, मैं मानता हूं कि सब लोग सुनने के लिए नहीं आए, सब लोगों के मतलब की बात भी नहीं है। 80% लोग आए हैं वास्तव में कुछ अपने जीवन में बदलाव करने के लिए, और 20% लोग मजबूरी में चले आए। कल्लू को ले आए, लल्लू तू भी चल। तो जो कल्लू लल्लू हैं वो यहाँ आकर के अपने संस्कारों का परिचय देंगे। कोनी मार रहे हैं, देखते कितने बड़े बोले। वो सब कोनी मार रहा, और ताली बजा, मैडम बोली। और कल्लू कह रहा मेरे तो कुछ पल्ले पड़ नहीं, तो लल्लू कह रहा मेरे कौन सा पल्ले पड़ गई, और बजाओ ताली। ठीक है। तो यदि समाज की सभा में बैठ कर के भी, समाज की सभा में बैठ कर के भी यदि सभ्यता नहीं आई, तो हमें अपने संस्कारों का पता चलता है कि हमारी कैसी शिक्षा और कैसा हमारा चरित्र है और किस खानदान से है। राइट? तो दोगे परिचय? राइट? चलिए, तो दोस्तों आपको बताऊं कि चर्चा हो रही है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, तो क्या वास्तव में वो उनसे हमारा क्या रिश्ता है? भैया हेलो, है मिस्टर, ये क्लास है, अनुशासन में बैठो जिसको बैठना है। समय बहुत कीमती है आप लोगों का, ज़्यादा आपका समय लेंगे नहीं। तो मैं बता रहा था कि हाँ, बाबा साहब की चर्चा हो रही थी जो मैं नहीं चाहता, लेकिन चलो अच्छी बात है। एक घटना से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। 20 फरवरी 1929 की घटना है। महाराष्ट्र में एक जिला है वर्धा। वर्धा
में गांधी का आश्रम भी है, और वहाँ वाल्मीकियों की यानी कि हमारी, आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यदि कोई हमसे भंगी चूड़ा कहता है तो तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन बता दूँ कि वास्तव में हम भंगी हैं, वास्तव में हम चूड़े हैं। भंगी उसे कहते हैं कि जिसके समाज के सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा समाज से भंग कर दी जाती है, उसे भंगी कहते हैं। चूड़ा उसको कहते हैं कि जिससे जिस समाज का शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, सम्मान, स्वाभिमान, राजनीति चूर चूर कर दी जाती है, उसे चूड़ा कहते हैं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। तो गांधी देश का मसीहा, महात्मा, और हम भंगियों की एक समस्या थी वर्धा की, उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, यानी कि हमारे पुरखों ने क्या किया, वो हड़ताल पे बैठ गए। हड़ताल चली, 1 हफ्ता हो गया, समस्या ज्यों के त्यों। गांधी का आश्रम वर्धा में था, तो गांधी भी जा पहुंचा, और जब गांधी वहाँ पहुंचा तो बैठा रहा। लेकिन समस्या ज्यों के त्यों 1 हफ्ते के बाद हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता लगी तो वो भी जा पहुँचे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमारे लोगों को पता लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आ रहे हैं तो एक तूफान आ गया, खुशी की लहर दौड़ी। और हुआ क्या कि हमारे लोगों ने बाबा साहब का, उनके सम्मान में नारे लगाए कि बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब की जय हो। हमारी बहन बेटियाँ दौड़ी और दौड़ करके आरती से स्वागत किया। गांधी इस बात को देख रहा था, 1 हफ्ते से मैं बैठा हुआ, कोई जय जयकार नहीं, कोई सम्मान नहीं, और डॉक्टर अम्बेडकर क्या आया तो एक तूफान आ गया। धरने पे बैठे दोनों। गांधी ने बाबा साहब से पूछ लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप अपने लोगों को समझाओ, आखिर मेरे में राम में अंतर क्या है। मैं भी समाज का सम्मान, मैं भी समाज का उद्धार करना चाहता हूँ, मैं भी भला करना चाहता हूँ, और आप भी समाज का भला करना चाहते हो। लेकिन ये समाज मेरी जय जयकार नहीं करता, मुझे महात्मा नहीं मानता, मेरे सम्मान नहीं करता, आखिर मेरे में राम में अंतर क्या है। बाबा साहब ने कहा कि आप इस समाज की दाई हो सकती हो, लेकिन मैं समाज की माँ हूँ। गांधी चिढ़ गया। गांधी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, जितनी आपकी उम्र है इतने दिन मुझे राजनीति करते हो गए, आप मुझे सिखाओगे। बाबा साहब कहते हैं, मिस्टर गांधी, उम्र की बात करते मूर्ख लोग, मेरे से एज के नहीं एजुकेशन की बात करना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी से शिक्षा में कितने बड़े थे, पूरी दुनिया में तो कोई उनका सानिध्य था ही नहीं। ऐसे ही है ना, बाबा साहब हमारी माँ थे। वास्तव में पता कैसे चलेगा, पता चलेगा किसको बुलाऊं, आप दोनों आ जाइए, आज 1 मिनट के लिए आ जाओ। शर्म लग रही है, किशोर को बुलाऊं, आ जाओ आ जाओ। ये काम बेशर्म होगा भैया जी, भैया दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आपको 2 वर्ड बोलने पता लग जाएगा पूरे समाज को। मैं आपसे बोलूँगा माँ, बोलो माँ, जोर से बोलो माँ। तो आप देखोगे, आप भी बोलो उनके साथ माँ, तो आपका मुंह खुल जाएगा। माँ खुल गया मुंह। अब बोलो बाप, मुंह बंद, बैठ जाइए। केवल माँ के सामने ही बच्चों का मुंह खुल सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि सब लोग, पहली बात तो पूरे देश में हमारे पूरे वर्ग को कहते हैं कि इनमें तो अकल नहीं है ना, और संस्कार नहीं है, और जाति के नाम पर तो ऐसे ही ना, सबने हमारी प्रतिभा को छीना, सबने हमारे टैलेंट को छीना, आत्मविश्वास को छीना। लेकिन बच्चों में कितनी सेंस होती है, बच्चों में कितनी अकल होती है, ये मैं जानता हूँ। आप भी जानना चाहोगे, जानना चाहोगे? चलिए तो बताते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसी एक सभा चल रही थी, बहुत बड़ी,
लेकिन इत्तेफाक से उस समय बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, सफ़ेद बाल, डिग्री बहुत ऊंची, और अहंकार में इतने कि इन बच्चों की क्या पता, इन बच्चों को कुछ पता ही नहीं, मैं तो जानता हूँ कि आपको सब कुछ पता है। वो नहीं माना। तो क्या हुआ, जैसे ही आई थी तो शायद आपने देखा होगा कि कैंडल जलाई थी, कैंडल इसको जलाना, ठीक है ना। किसी भी प्रोग्राम का जब वो बीएमआरएम होता है तो शुरुआत किससे करते हैं? कैंडल से। तो आप में से विद्वान लोग ऐसे बैठे हुए थे, अचानक क्या हुआ, एक आप में से बच्चा पानी लेके आ गया सम्मान के लिए, लेकिन वो विद्वान तो अहंकार से भरा हुआ, उसने पूछ लिया उस बच्चे से कि ये बता, इसमें ये जो मोमबत्ती है, जो रोशनी है, जो ज्योति है, वो कहाँ से आई? अब बच्चा तो बच्चा, वो विद्वान होने का नाटक कर रहा, उसके मन में क्या, अभी बताता हूँ। उन्हें मारी फूक, उन्हें कहा मैं तो नादान बच्चा, मुझे कुछ नहीं पता, तू विद्वान बता कहाँ चली गई। है जवाब किसी विद्वान के पास? तो ताली बजाओ अपने लिए। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे राहुल भाई बता रहे थे कि कुछ बातें हमारे गेस्ट ने बड़ी गहरी गहरी बताई और हमारी बात भी कुछ ऊपर से निकल रही होंगी। मुझे तुम अपनी उम्र के मान के चलो, मैं बूढ़ा नहीं हूँ बेटा, मैं तो बाल सफ़ेद कर ही जानबूझ के। लेकिन सही मायने में मैंने एक बात सुनी थी कि बूढ़ों को बच्चों से, जवानों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनके बीच में रहना चाहिए, ताकि मौत भी आए तो धोखा खा के चली जाए। उनका बच्चा है। तो बात अटपटी होंगी, लेकिन हम आपको थोड़ा बता दें पहले तो कि ये आज के जो क्लास है, जो अभी हमारे गेस्ट डॉक्टर राधा वाल्मीकि जी ने हमारे बीच में, अनमोल रतन शकुन बोध जी ने जो संबोधित किया, राहुल भाई भी अपने बीच में बात कर रहे थे, तो हम केवल आपको मोटिवेट के नाम पर ये बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर वो सारी प्रतिभाएं, टैलेंट, ज्ञान छिपा हुआ है। केवल हम आपके ज्ञान से आपको परिचित कराना चाह रहे हैं, जो उससे अनुभवी हम लोग हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी लगेंगी तो मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा सा हंसते हंसाने वाली कोशिश, ठीक है, चलेगा ना। तो कुछ बच्चों को लगेगा कैसी बात कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में मैं गया था किसी टीचर से मिलने के लिए। वहाँ गया तो गणित की टीचर थी हमारे शकुन बोध जी। अब गणित की टीचर थी तो मैं वहाँ पहुँचा, ये खाना खा रही, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक काम करो, जरा इन बच्चों को थोड़ा सा आप गणित पढ़ा दो 1 घंटे के लिए, मैं तो खाना खा लो। मैंने ठीक, लेकिन इनको मालूम नहीं मैं कैसा टीचर हूँ। तो मैंने बच्चों से सवाल पूछा, आप भी हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राइट, कौन जवाब देगा? देखे तो कितने होशियार बच्चे हैं यहाँ, ठीक है ना, पूछो। चलिए शुरू। तो मैंने पूछा कि बच्चों एक बात बताओ कि मैं 2 रोटी सुबह खाता हूँ और 2 रोटी जो है दोपहर को खाता हूँ और 3 खाता हूँ रात को, मेरी उम्र कितनी हुई? सिर मत खुजाओ भाई, तो अब इसे सिर खुजाने लगे। आए समझ में? उठाओ हाथ ऋषि, उठाओ हाथ, नहीं उठाओगे। फिर मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि देखो मैं एक दिन जाता हूँ फरीदाबाद, एक दिन जाता हूँ मैं जो हैदराबाद, और 2 दिन जाता हूँ मैं जो आपके नेपाल, बताओ मेरी उम्र कितनी हुई? जी, एक भी होशियार नहीं है। तो जब मैं वहाँ था तो पीछे एक भोंदू स्टूडेंट बैठा जो 3 साल से फेल होता रहा एक ही क्लास में। उसने कहा मास्टर जी मैं बताऊंगा आपकी उम्र कितनी है। सब बच्चों ने कहा रे ये 3 साल से इसी क्लास में फेल हो रहा है,
हमारे तो दिमाग में सवाल आया नहीं, इसके दिमाग में कैसा आ गया। हमने कहा बेटे यार बताओ तुमने कैसे कौन से गणित से मतलब वो गणित निकाला कि मेरी उम्र 55 साल है। उन्होंने कहा मास्टर जी रहने तो आपने पूछा मैंने बता दिया। बेटे बता तो सही, इनाम मिलेगा। क्या रहने दो, सबके सामने ठीक नहीं है बताना। हमने कहा बेटे कोई बात नहीं तो बता। उन्होंने कहा सुन लो, मेरे पड़ोस में भी एक लड़का है, एक आदमी, वो भी आपकी तरह पागलपने की बात कर रहा है। उसकी उम्र है 27.5 साल, वो आधा पागल, तुम पूरे पागल है। हो गए बच्चे। कुछ बातें ऐसे लगेंगी ये पागलों वाली बातें कैसे कर रहे हैं जी। चलिए, तो मैं बच्चों को मूर्ख कभी नहीं समझता, और जो बच्चों को नादान समझते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। सच्चाई ये है। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष बबीता देगान जी बैठी हुई हैं। इनका 6 साल का देवता ना जी, देवता। अब अचानक क्या हुआ कि वो ये अपने लड़के से मिलने गई। जो देवता था वो बड़ा खुश हुआ, नानी जी आई हैं बहुत समय के बाद। तो वो 2-3 दिन स्कूल नहीं गया। जब स्कूल नहीं गया तो क्या हुआ, ये आइसक्रीम खिलाने के लिए बाजार में गई। बच्चों का प्रिंसिपल आ रहा था, तो नानी ने कहा प्रिंसिपल को देख करके, टीचर को देख करके, बेटा तू मेरे पीछे छिप जा, मेरे पीछे छिप जा, टीचर आ रहा, प्रिंसिपल भी है, और तो 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा तेरी पिटाई करेंगे। अब बच्चे बोला कि नानी जी एक काम करो, मैंने छिपा, आप छिप जाओ ठेली के पीछे। क्यों? मैं कि छिपो, मैंने स्कूल में एप्लीकेशन लगा रखी, मेरी नानी मर गई, मैं 4 दिन स्कूल नहीं गया। बच्चे तो तेज तो होशियार हैं, ऐसा है नहीं है। लेकिन जो बच्चों को नादान समझता, मूर्ख समझता, ये मूर्खता है कि बच्चों को क्या नहीं मालूम। ऐसे करते हो आप लोग भी? यस नहीं करते। चलिए, तो कैसी प्रतिभा आपके अंदर है मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। और जो स्टूडेंट्स, जो मेरे मिशन के साथी इस कारमा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, योगदान तो सबका है, इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे विनती है कि वो उसको नोट करें अपने कागज़ पेंसिल में हो सके तो। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस मसीहा के अधिकारों की हम लोग बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि वो शिक्षा वो सैनिक का दूध है कि जो पिएगा वही दौड़ेगा। हेलो, हाँ बच्चों स्टार्ट। तो देखिए, आज की क्लास के बाद में आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा, नोट करना। मैं आपको एक वो बात बता रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में कि उनकी विशेषता क्या थी। 4 अप्रैल 1923 को वो आते हैं आपके जर्मन से एजुकेशन लेकर के। कौन सी डेट को? अप्रैल 1923 को, 1923। तो पत्रकार पूछते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आप आखिर कब तक पढ़ना चाहते हो? तो बच्चों, बाबा साहब कहते हैं कि लिख लो मैं आजीवन स्टूडेंट बना रहना चाहता हूँ। मतलब कितनी बड़ी बात है। आप लोगों से विनती है कि ज्ञान की कोई एज नहीं होती और कोई सीमा भी नहीं होती, ठीक है। तो क्या आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला देखेंगे आप। तो एक कहानी के रूप में बताऊंगा, उससे आपको पता लगेगा आप कितने अनमोल हो, कितने अनमोल आप हो जाओगे आज की 1 घंटे की मीटिंग के बाद। राइट, स्टार्ट करूं? तो लिखेगा, कहानी के रूप में बता रहा हूं। सपोज करो आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, और आप 1 बाई 2 का पत्थर का टुकड़ा मात्र मार्केट से खरीद के लाते हैं 20 रुपीज़ का। क्लियर हो गया? पत्थर का टुकड़ा 1 बाई 2 का केवल 20 रुपये का। अब उस पत्थर के टुकड़े का 1 बाई 2 का जो है, उसका एक आम आदमी
ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल करता, नाली और चौखट पर रख कर के साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आपने अंदर बाहर किया। और ज़्यादा दिमाग ने काम किया तो आपने घड़े के नीचे रख दिया। और ज़्यादा दिमाग ने काम किया तो आपने उसको छोटे मोटे दीवार में स्लिप की जगह आपने उसको एडजस्ट कर दिया, तो छोटी मोटी स्लिप बन गई, राइट। लेकिन वही पत्थर का टुकड़ा एक मूर्तिकार को मिल जाता है, मूर्तिकार। उस मूर्तिकार ने क्या किया, उसमें हजारों छेने हथौड़े के चोटें मार मार के और एक स्टेचू, एक तस्वीर निकाल दी। और वो जो तस्वीर जो थी, जो स्टेचू थी, वो आपके गुरु की थी, आपके टीचर की थी, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर की थी, आपके किसी महापुरुष की थी, आपके किसी भगवान की थी, राइट। अब उसकी कीमत हम क्या मान के चले, वो तो 20 रुपीज़ का आया था पत्थर का टुकड़ा। अब बेटा आप बताओ, खड़े होकर के वहीं से, यस आप इसके, चलो पहले आप बताओ। हाँ दोनों आप पहले आप बोलिए, खड़े होकर बोलो, इसे उतार दो। हाँ बेटा, आइडिया 20 रुपीज़ का था वो। अब स्टेचू निकली जो आपको बहुत मन पसंद है, आपके परिवार के किसी आदर्श की है, गुरु की है, महापुरुष की है, क्या कीमत हो। अब उसकी कितनी कीमत बढ़ गई होगी, हैं 2000, गुड, बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ बेटा आप बताओ, 2000 हैं 20,000, गुड, बढ़िया। बेटा आप बताइए आइडिया जी। 50,000 आप बताइए बेटा। चलिए खैर, मैं आपको बता दूं कि यदि मैं सबके पास जाऊं तो इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात आपको सोचनी है, क्योंकि जो ये जो लाइन है कि 1 मिनट में ज़िंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी और जीवन को बदल कर रख देता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके गुरु, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके महापुरुष संसार में अनमोल हैं, ऐसा है नहीं है? तो आप भी अनमोल हो जाओगे उसे सुनने के बाद। लेकिन क्या कि जैसे मैं बता रहा था कि उस पत्थर में से जब स्टेचू मूर्ति निकली थी तो उसने कितनी चोटें झेली, शायद हजारों। ठीक, आप भी यदि वो चोटें झेल पाए तो आप भी हो जाओगे कीमती। अदरवाइज वो पत्थर जब उसमें चोटें पड़ रही थी, मूर्ति निकलने से पहले यदि पत्थर टूट गया होता तो कहाँ पड़ा मिलता, बस समझ लो। हो गया क्लियर है बेटा? वो क्लियर नहीं हुआ? चलिए दूसरी बात, अब मैं आपको बता रहा था, एक तो ये, लेकिन इस देश में यदि कोई सबसे बड़ा गुनाह हुआ हमारे साथ, तो ये हुआ कि हमारे टैलेंट को, हमारी प्रतिभा को छीना गया है। वो छीना गया। तेरी किस्मत खराब है, तेरी किस्मत में नहीं है, तू ही बनेगा पढ़ लिख करके कलेक्टर। अरे हमारी किस्मत को तो सफाई पैसा है। रिश्ते, शादी ब्याह इस बात पे होते हैं कि कितने ठिए, कितने ठिकाने और कितने पखाने हैं। आप नहीं समझ पाओगे, हमने देखा वो वक्त, कितने ठिकाने कितने पखाने हैं, वो हमारी संपत्ति थी, वो डिग्री होती थी, उस बेस पर रिश्ते होते थे। तो खैर कुल मिला करके जो किस्मत की जो बात बताई जाती है, ये सबसे बड़ा स्वीट पॉइजन है। मैं आपको इसको कैसे बताऊं, तो फिर से कहानी के रूप में बताने जा रहा हूं। ठीक है, सुनेंगे कहानी के रूप में? तो देखिए, 2 वर्ड हैं, एक होती है श्रद्धा, भगवानों के प्रति, किस्मत के प्रति आस्था, श्रद्धा। श्रद्धा से पैदा होती है शांति। और दूसरी चीज़ है सोच, सोच से पैदा होती है क्रांति। राइट, क्लियर हो रहा? श्रद्धा से शांति, सोच से क्रांति। कैसे? आप स्टूडेंट्स हो, सपोज करो आप में से कोई भी स्टूडेंट बाय द वे एक बार फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला ही तो फेल और पास होगा। अब मैं तो एडमिशन ले नहीं रखा, मैं तो अब ना अशोक जी ने ले रखा, हम फेल होंगे क्या या पास होंगे? हम तो कुछ भी ना होने के, तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बार फेल हुए तो स्थिति गंभीर, और तीसरी बार फेल होते तो
और चौथी बार फेल होते हो तो बाई द वे। लेकिन जब आप फेल होते हो तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? टीचर को क्या? नहीं, मम्मी पापा को होगा। उनके सपने, उनकी इच्छाएं हैं, और इसलिए आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, आईपीएस बने, आपके पेरेंट्स आपको वहाँ देखने के लिए कम खा रहे हैं, ये मंजूर है। फटावा पहन रहे हैं, ये मंजूर है। कर्जा ले रहे हैं, ये मंजूर है। लेकिन तुमको वहाँ देखना चाहते हैं और तुम हो रहे फेल। तो जब फेल होते हैं, तो जब आपके पेरेंट्स आपको मारते पीटते डांटते हैं, तो कोई ना कोई हमारे घर का, परिवार का, खानदान का, खासकर बड़ा बूढ़ा, खासकर राम राम जी करने वाला, खासकर जो है दुनिया भर के भजन गाने वाला, वो एक स्वीट पॉइजन, एक श्रद्धा का प्रसाद देता है। कहते हैं भैया इस बच्चे की गलती नहीं है, इसकी किस्मत में ले फेल होने नहीं खाता। क्योंकि हमें क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है कि बिना भगवान की मर्जी के संसार का पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर समय से पहले किस्मत से ज़्यादा क्या मिलेगा? इसलिए जब किस्मत में हो तो मिलेगा। तो यहाँ क्या बात आ गई? श्रद्धा आई, आस्था आई, और श्रद्धा से आई शांति। राइट? नो एक्शन नो रिएक्शन। दूसरी चीज़ क्या बता रहा था मैं? सोच से पैदा होती है क्रांति। यदि उस स्टूडेंट ने, आपने यदि सोच से काम लिया, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? रीज़न क्या है? मैं क्यों फेल हो रही हूँ? क्या मैंने पिक्चरें ज़्यादा देखी इस साल में, या मैंने खेल में ज़्यादा समय लगाया इस वर्ष? यदि वो कारण जान का आपने दूर कर दिया और आपने पढ़ाई पर फोकस किया, या आपने देखा कि मैं किन किन सब्जेक्ट में वीक हूँ, यदि आपने ट्यूशन लगाया या ज़्यादा मेहनत करी, फोकस किया, तो रिजल्ट क्या आएगा? बोलो हेलो। अच्छा, जो बोल रहे हैं उनको वही सुन पा रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही आ गए। हेलो, क्या होगा? पास। करेक्ट। अच्छा, जिसके समझ में आ गया ताली बजा केवल। सब लोग बजा ना, मैं देख रहा हूँ। तो श्रद्धा से शांति, सोच से। अब मुझे एक बात बताओ, किसी एक व्यक्ति के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक देश के लिए तरक्की, प्रोग्रेस, सफलता के लिए कौन सी चीज़ बेटर है आपके लिए? श्रद्धा से शांति या सोच से? हाँ जी। फिर श्रद्धा को क्या करोगे? कहाँ फेंकोगे? कहाँ फेंकोगे? नाले में। गुड, वाह, बहुत बढ़िया। इसलिए नोट कीजिएगा। हेलो दोस्तों, प्लीज़ स्टूडेंट्स, नंबर 1, सफलता नहीं मिलती है किसी को गिफ्ट में और नहीं मिलती है किसी को लिफ्ट में। सफलता मिलती है शिफ्ट में। हेलो, रिपीट। फर्स्ट, सफलता नहीं मिलती है गिफ्ट में और नहीं मिलती है लिफ्ट में। सफलता मिलती है शिफ्ट में। मीन्स अर्थ ये कि नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल रिजल्ट, एबनॉर्मल लाइफ के एबनॉर्मल रिजल्ट। आप यदि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यदि आपका यही जीवन का दिनचर्या है कि जिस समय भी आप सुबह सो कर उठते हो, जिस समय भी आप पिक्चर ज़्यादा देखते हो, या जो भी आप काम करते हो, आपके जीवन में रिजल्ट मिलेंगे इसी तरह के। यदि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए सफल होने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। राइट? शिफ्ट मीन्स आप जैसे आज हो बदलना आपको होगा। मैं क्या बता रहा था कि सफलता नहीं मिलती गिफ्ट में और ना मिलती लिफ्ट में, सफलता मिलती है शिफ्ट में। एक बच्चे, एक बात को ध्यान रखना, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट यदि उसने आज अपने आने वाले समय की बेहतर प्लानिंग नहीं बनाई और कीमत नहीं चुकाई, तो जो लोग बेहतर प्लानिंग बनाते हैं और मेहनत करते, तो वे लोग चांद और तारों पे भी पहुंच जाते।
राइट, ऐसे ही नहीं है। लेकिन जो ना बेहतर प्लानिंग बनाते और केवल अच्छा सोचते हैं, केवल कल्पना करते हैं, उनको एक दिन में ही चांद और तारे नज़र आ जाते हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।